Hello students, welcome back. This is our third and the last episode of class 11th geography chapter number 1 geography as a discipline, भूगोल एक विषय के रूप में। अभी तक जो 2 एपिसोड हुए उसमें हमने डिस्कस किया भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए, भूगोल को पढ़ने की क्या आवश्यकता है, और हमने बात की भूगोल है क्या, और साथ ही साथ हमने समझा कि भूगोल उसकी परिभाषाएं क्या है। विभिन्न जो विद्वान हुए हैं उन्होंने कैसे भूगोल को परिभाषित किया, ये सब कुछ हम पहले एपिसोड में पढ़ चुके हैं। जो प्रीवियस एपिसोड था उसमें हमने भूगोल को थोड़ा और जाना। हमने बात की कि भूगोल में क्या पढ़ेंगे, कौन सा इसका विषय क्षेत्र रहेगा, कौन से टॉपिक कंसेप्ट रहेंगे जो हम भूगोल में पढ़ते हैं और कैसे पढ़ते हैं, कौन से 3 क्वेश्चन है जो भूगोल में जिनका आंसर देने का प्रयास किया जाता है। साथ ही साथ हमने बात की कि भूगोल कैसे सोशल साइंसेस से और नेचुरल साइंसेस हैं उनसे संबंधित रहा है। तो ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा एपिसोड रहेगा उसमें हम भूगोल के बारे में थोड़ा और जानने का प्रयास करेंगे। आज हम पढ़ेंगे भूगोल की मुख्य शाखाएं कौन सी होती हैं। शाखाएं जैसे बैंक की शाखाएं आपने पढ़ा देखा है, गए भी होंगे। पेड़ की शाखाएं होती है, भूगोल की भी शाखाएं होती है, कौन सी होती है ये हम पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लास्ट में बात करने वाले हैं कि भौतिक भूगोल है उसकी इंपॉर्टेंस या महत्व क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। सबसे पहले हम बात करेंगे भूगोल की शाखाओं की। भूगोल को हम कई शाखाओं में उसके अध्ययन क्षेत्र या विषय वस्तु के आधार पर बांट सकते हैं। व्यवस्थित तरीके से बांट सकते हैं, दूसरा प्रादेशिक तरीके से। जो व्यवस्थित तरीके से है ये मुख्य शाखाएं होती है भूगोल की। चलिए हम शुरुआत करते हैं। भूगोल को हम मुख्य रूप से 3 भागों में, 3 शाखाओं में बांट सकते हैं। भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और जैव भूगोल में। इन 3 शाखाओं को आगे हम कई उप शाखाओं में भी विभाजित कर सकते हैं। चलिए थोड़ा और जानते हैं, एक एक करके इनको समझने का प्रयास करते हैं इन शाखाओं को। सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिक भूगोल की। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो और जैसा कि आपको इतना तो पता भी होगा कि फिजिकल ज्योग्राफी है वो फिजिकल फीचर से रिलेटेड है। भौतिक भूगोल भूगोल की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के भौतिक तत्वों का, भौतिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। इसमें स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल इनका अध्ययन करते हैं हम। यानी आसपास आपके भौतिक तत्व, बहुत सारे भौतिक तत्व दिखाई देते होंगे। जल, आपके आसपास मिट्टी, वायु, पर्वत, पठार, मैदान, अपर्दन, अपक्षय, महासागर, सागर, झीलें, नदियाँ, ये सारे भौतिक तत्व हैं। जो 11th क्लास में जितने भी टॉपिक आप पढ़ोगे वो सारे कौन से हैं? फिजिकल एलिमेंट्स होंगे। यानी फिजिकल जो कारक हैं, फिजिकल फैक्टर्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे हम 11th क्लास में। तो जो भौतिक तत्व हैं उनका अध्ययन किस में करते हैं हम? भौतिक भूगोल में करते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी में करते हैं। जिन कारकों का अध्ययन किया जाता है उसके आधार पर इसकी भौतिक भूगोल है उसकी कुछ उपशाखाएं हैं। इनमें से कुछ एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिए, जैसे भू आकृति विज्ञान है जो भू आकृतियों के बारे में पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल इत्यादि के अध्ययन करते हैं। जलवायु विज्ञान है, ये जलवायु का अध्ययन करती है। समुद्र विज्ञान है, ये समुद्र का अध्ययन करती है। मृदा विज्ञान जो मृदा भूगोल है ये किसका अध्ययन किया जाता है? इसमें मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। तो ये भूगोल की, भौतिक भूगोल की उपशाखाएं हैं। अब हम बात करेंगे मानव भूगोल की। जो दूसरी प्रमुख शाखा है वो है मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी। मानव भूगोल 2 शब्दों से मिलकर बना है, मानव और भूगोल। यानी कि ये भौगोलिक कारकों में से जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो है मानव। मानव को केंद्र में रख करके यहाँ अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मनुष्य और उसके पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी यहाँ पर केंद्र बिंदु जो रहता है वो मानव रहता है। मानवीय कारकों का अध्ययन किया जाता है। 12th क्लास की आपकी जो ज्योग्राफी रहेगी उसमें हम ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। हम वहाँ शुरुआत करेंगे जनसंख्या से। जनसंख्या संगठन क्या होता है, मानव विकास क्या होता है, प्राथमिक क्रियाएं कौन सी होती है, द्वितीय क्रियाएं कौन सी होती है, तृतीय कौन सी होती है, चतुर्थ कौन सी होती है, पंचमक कौन सी होती है, बस पंचमक तक ही। उसके बाद हम मानव आवास की बात करेंगे, अधिवास की बात करेंगे, व्यापार की बात करेंगे, हम रोडवेज की बात करेंगे, हम सड़कों के साथ साथ हम रेलवेज की बात करेंगे, वायु परिवहन की बात करेंगे, कृषि की बात करें। यानी हमारे आसपास के जो मानवीय कारक है वो सब कुछ मानव भूगोल में पढ़ा जाता है। मानव भूगोल की भी कुछ शाखाएं हैं, बहुत सारी शाखाएं हैं। कुछ शाखाएं यहाँ पे
फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे आर्थिक भूगोल है, मानव भूगोल की शाखा है, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, जो अन्य सामाजिक विज्ञान है उनसे संबंधित है, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था। तो ये है मानव भूगोल की शाखाएं। उसके बाद जो तीसरी प्रमुख शाखा आती है वो है बायोजियोग्राफी या बायोग्राफी, इसको बायोजियोग्राफी इसको हम बोलेंगे, जीव भूगोल की हम बात करेंगे। यहाँ पे बायोग्राफी इसको लिख दिया गया है, बायोजियोग्राफी होगा ये। जीव भूगोल नाम से ही पता चल रहा है, बायोजियोग्राफी जो होती है उसमें हम जैविक तत्वों का अध्ययन करते हैं। इसमें हम जैविक जगत का अध्ययन किया जाता है और इसे अब एक अलग शाखा के तौर पर मान्यता मिल गई है। इसमें हम अध्ययन करते हैं पेड़ पौधों का, इसमें हम अध्ययन करते हैं वन्य जीवों का, इसमें हम अध्ययन करते हैं पर्यावरण का, और इसी आधार पर इनकी कुछ शाखाएं हैं। तो जो जीव भूगोल है उसकी शाखाएं हैं पादप भूगोल, जंतु भूगोल, पर्यावरण भूगोल या पारिस्थितिकी तंत्र या फिर इको जियोग्राफी भी से हम बोल सकते हैं। तो ये जीव भूगोल की शाखाएं हैं। तो यहाँ पर हमें मुख्य तौर पे याद रखना है कि व्यवस्थित तौर पर हम सिस्टमेटिक ज्योग्राफी की बात करें तो सिस्टमेटिक ज्योग्राफी के तौर पर भौतिक जो भूगोल है, भूगोल की 3 शाखाएं होती है, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और जीव भूगोल। दूसरा आता है रीजनल ज्योग्राफी के बेस पर भी भूगोल की कुछ शाखाएं होती है। अब यहाँ पे आप ये सोच रहे हो कि ये सिस्टमेटिक ज्योग्राफी, रीजनल ज्योग्राफी ये कहाँ से आ गया। तो जो रीजनल और सिस्टमेटिक ज्योग्राफी होती है, सिस्टमेटिक ज्योग्राफी को थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। सिस्टमेटिक ज्योग्राफी भूगोल के अध्ययन का एक तरीका होता है। ओके, इसमें क्या करते हैं, हम किसी एक कारक को लेते हैं, एक तत्व को लेते हैं, ओके, और उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। ओके, जैसे हमने जनसंख्या को ले लिया तो हम जनसंख्या को समझेंगे, जनसंख्या क्या होती है, उसके संगठन को समझेंगे, ये सब कुछ हम सिस्टमेटिक ज्योग्राफी में करते हैं। दूसरा जो रीजनल ज्योग्राफी होती है, उस जो प्रादेशिक भूगोल करते हैं, उसमें हम प्राकृतिक जो प्रदेश होते हैं उसका अध्ययन करते हैं। जैसे हमने हिमालय ले लिया तो हम हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। तो मुख्य तौर पर हम भूगोल में सिस्टमेटिक और रीजनल 2 अप्रोच लगाते हैं, 2 तरीके से पढ़ते हैं। अब जो सिस्टमेटिक उसको टॉपिकल ज्योग्राफी बोलते हैं, क्योंकि हम एक टॉपिक लेते हैं। कोयला ले लिया हमने, तो कोयला कैसे बना, क्या काम का होता है, कितने प्रकार का होता है, कहाँ पाया जाता है, वो सब कुछ पढ़ेंगे। तो वो क्या है, सिस्टमेटिक ज्योग्राफी है। तो सिस्टमेटिक वैसे कितनी ब्रांचेज हो गई ज्योग्राफी की, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी और जीव भूगोल हो गया, बायोजियोग्राफी। अब हम बात करेंगे कि रीजनल वे से भी क्या भूगोल की कुछ शाखाएं होती है। जी हाँ, कुछ शाखाएं होती है। तो जो क्षेत्रीय या प्रादेशिक दृष्टिकोण है उसके आधार पर भूगोल की कुछ शाखाएं हो सकती है, क्योंकि प्रादेशिक भूगोल में तो एक चीज़ क्लियर है, वहाँ पे कारक मैटर नहीं करते, वहाँ प्रदेश मैटर कर रहा है, प्राकृतिक प्रदेश। तो उस आधार पे इनकी सिंपल कुछ शाखाएं होती है, जैसे रीजनल स्टडीज़ हो सकती है, क्षेत्रीय जो प्रदेश लिया उसका अध्ययन करेंगे हम। रीजनल प्लानिंग हो सकती है, अध्ययन करने के बाद प्लानिंग की अगर योजना, तो रीजनल प्लानिंग भी इसी की शाखा आ जाती है। रीजनल डेवलपमेंट हो सकता है, प्लानिंग और डेवलपमेंट दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रीजनल एनालिसिस यानी क्षेत्रीय विश्लेषण भी हो सकता है। तो ये जब हम प्रादेशिक आधार पर अगर अध्ययन करें तब ये 4 शाखाएं हो सकती है। तो ये था भूगोल की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी होती है। तो ये भी जानना जरूरी था भूगोल को अच्छे से समझने के लिए। और यहाँ हम कौन सा पढ़ेंगे 11th क्लास में, ह्यूमन ज्योग्राफी या फिर फिजिकल ज्योग्राफी, कौन सा पढ़ेंगे? हम यहाँ पढ़ने वाले हैं फिजिकल ज्योग्राफी। और 12th क्लास में हम पढ़ेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे भौतिक भूगोल, जो हम 11th क्लास में पढ़ने वाले हैं, उसकी इंपॉर्टेंस या महत्व या उपयोगिता क्या है। भौतिक भूगोल में हम भौतिक कारकों का अध्ययन करते हैं, स्थलमंडल का अध्ययन करते हैं। स्थलमंडल में हम लैंडफॉर्म्स, ड्रेनेज, राहत, फिजियोग्राफी सब कुछ पढ़ते हैं हम। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, 2nd चैप्टर आपने पढ़ा था, पर्वत पठार मैदान पढ़ा था आपने। 3rd चैप्टर नदियाँ पढ़ी थी। उसके बाद 4th चैप्टर आपने पढ़ा था जलवायु, वनस्पति, मिट्टी, वो सभी भौतिक भूगोल ही था। और ये जो सारे मैंने अभी बताया कि 9th में पढ़ा, ये आप जो बी पार्ट है आपके 11th क्लास में उसमें पढ़ने वाले हो। तो ये स्थलमंडल का अध्ययन किया जाता है भौतिक भूगोल में। वायुमंडल का अध्ययन किया जाता है, इसकी संरचना, साथ ही साथ संगठन, तत्व, मौसम, जलवायु, तापमान, दबाव, हवाएं, वर्षा, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे वायुमंडल के तहत। यानी कि ये भी भौतिक भूगोल का हिस्सा है, भौतिक भूगोल का
तत्व है, इसका अध्ययन किया जाता है भौतिक भूगोल में। तीसरा जो हम अध्ययन करते हैं वो करते हैं महासागर, जलमंडल का, महासागर, समुद्र, झील, जल क्षेत्र, उसके बारे में, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण कारक है। तो हम स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल तीनों का अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ जो जीवमंडल है, जीवमंडल हालांकि इसको एक नई शाखा के तौर पर विकसित किया गया है, मान्यता दे दी गई, लेकिन फिर भी ये भौतिक भूगोल का एक हिस्सा माना जाता है। तो जीवमंडल या बायोस्फीयर की बात करें तो वहाँ पर हम मानव रूपों, मैक्रोजीव या उनकी खाद्य श्रृंखला है या पारिस्थितिक जो मापदंड है, पारिस्थितिक संतुलन है, उनका अध्ययन करते हैं। यहाँ पर भी हमारे 2 चैप्टर है वो इसी से रिलेटेड रहेंगे, बायोस्फीयर से रिलेटेड रहेंगे। तो वो सब कुछ भी हम भौतिक भूगोल में अध्ययन करते हैं। तो ये क्या पढ़ते हैं हम भौतिक भूगोल में, इन्हीं कारकों में से कुछ जो कारक हैं, कुछ का नाम भी यहाँ पे नहीं आया एग्जाम्पल के तौर पे, हम उन सब के बारे में जानने वाले हैं इस भौतिक भूगोल में। तो ये पढ़ा जाता है। अब ये कि ये सब कुछ हम पढ़ रहे हैं तो क्या इतना इम्पोर्टेंट है, कैसे हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो चलिए थोड़ा और जानते हैं। स्थलाकृति जिसका हम अध्ययन करते हैं, कृषि, उद्योग, परिवहन, संचार, बस्तियों, उनके लिए आधार प्रदान करती है। स्थलाकृति वो मैदानी भाग है या पर्वतीय भाग है या पठारी भाग है, मरुस्थलीय भाग है, वो वहाँ मानव विकास को प्रभावित करती है। जनसंख्या मैदानी भागों में अधिक पाई जाती है। मैदानी भाग होते हैं, समतल होते हैं, वहाँ पर कृषि अच्छी अवस्था में होती है जो जीवन का आधार है। यही कारण है पर्वतीय भागों में या मरुस्थलीय भागों में जनसंख्या कम निवास करती है। तो ये हमसे संबंधित है स्थलाकृति। अगर हमें स्थलाकृति का अध्ययन करेंगे तो हम मानव के लिए कौन सा इलाका क्यों बेहतर है, ये सब कुछ हम समझने का प्रयास करते हैं। इसी तरीके से पर्वत है, उनका अपना महत्व होता है, नदियों के स्रोत होते हैं, वन क्षेत्र वहाँ पर पाए जाते हैं, पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। और जो जल का स्रोत है, कृषि जो मैदानी भाग में की जा रही है, तो वो जल भी वहीं से प्रदान होता है, वहीं से प्राप्त होता है। लोगों के फसल पैटर्न, पशुधन, भोजन, कपड़े, इन सब पर जलवायु का प्रभाव पड़ता है। तो जलवायु को समझना इसलिए ज़रूरी है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो पहनावा है, हमारा जो खाना है, हमारी जो कृषि है, वो ऐसी क्यों है। हम सर्दियों में गेहूँ क्यों बोते हैं, हम गर्मियों में क्यों नहीं बोते। हम धान की फसल वो हम गर्मियों में क्यों बोते हैं, सर्दियों में क्यों नहीं बोते, उसको क्या चाहिए। तो ये हम जलवायु को समझेंगे, कहाँ पर हमारे यहाँ पर मक्का की फसल हो रही है या दूसरी जगह पर कौन सी फसल हो रही है, बाजरा यहाँ क्यों हो रहा है। तो ये जो आर्थिक गतिविधियाँ या फसलों का पैटर्न है, या फिर हम यहाँ गर्मियों में ऐसे कपड़े क्यों पहन रहे हैं, तो वो समझना है। तो वो समझेंगे कैसे, जब हम भौतिक भूगोल का अध्ययन करेंगे, क्योंकि जलवायु है वो भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र है। इसी तरीके से जंगल है, मिट्टी, तापमान, वर्षा, इनका प्रभाव पड़ता है किसके ऊपर, वनों के ऊपर। अब वन कहाँ पर क्यों पाए जाते हैं, ऐसे भारत में जैव विविधता इतनी अधिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी, तापमान और वर्षा, इनको समझना पड़ेगा हमें, कहाँ पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो ये आसपास के जो भौतिक तत्व हैं उनको अगर हमें समझना है तो हमें भौतिक भूगोल को पढ़ना पड़ेगा, हम ज़्यादा लॉजिकल हो पाएंगे। इसी तरीके से महासागर हैं, उनका अध्ययन करते हैं तो भोजन, जल परिवहन का महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं, जलवायु को भी प्रभावित करते हैं, हाइड्रोलॉजिकल जो साइकिल है उसको भी प्रभावित करते हैं, जल चक्र को। तो ये भी हम जान पाएंगे। आप अब जैसे वेट कर रहे होंगे कि मानसून आएगा इंडिया में। अब मानसून केरला से क्यों आ रहा है, अच्छा ये दिल्ली में पहुंच जाता है, उसके बाद हरियाणा, पंजाब या फिर राजस्थान में आता है 24 घंटे के बाद, क्यों। हम क्यों कहते हैं कि यूपी पहुंच गया, अब यहाँ आने वाला है, उस साइड से क्यों आता है, कोई हाईवे बना हुआ है। और ये मानसून जो रेनफॉल होती है, तो ये रेनफॉल यहाँ अभी क्यों हो रही है, कभी कभी मानसून है वो तेज़ आता है, कभी कम आता है, क्यों आता है। अब ये अगर हमें पढ़ना है, समझना है, तो हमें भौतिक भूगोल पढ़ना पड़ेगा। हर चीज़ के पीछे यहाँ लॉजिक होता है। कई चीज़ें हैं जो हम पढ़ते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, हमें लगता है कि लॉजिकल है। जैसे बड़े बुजुर्ग हैं आपके घर में कहते हैं कि पूर्वाई यानी कि पूर्वी दिशा से पवन है वो चलनी शुरू होगी, बारिश होगी, लॉजिक है उसके पीछे। वो लॉजिक क्या है, ये ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल हमें बताएगा। कई बार आपको सुना होगा कि घर वाले बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा आज तो गर्मी है, हवा भी नहीं चल रही, बारिश होगी, शाम को बारिश हो जाती है। वो कौन सी बारिश होती है, लॉजिक होता है उसके पीछे। तो वो लॉजिक क्या है इन भौतिक कारकों के पीछे, उन तत्वों के पीछे जो हमें प्रभावित करते हैं, वो सब कुछ हमें भौतिक भूगोल बताएगा। आपको अगर जानना है तो आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। हम बहुत अच्छे तरीके से
अध्ययन करने वाले पूरी ज्योग्राफी का। और दूसरी चीज़, अगर आप यूपीएससी के लिए या फिर कहीं पर भी अपने करियर को आगे लेके जाना चाहते हो तो हम बहुत डीपली अध्ययन करेंगे पूरी ज्योग्राफी का हमारे इस चैनल के माध्यम से। हम यहाँ पे सिर्फ फैक्ट्स की बात नहीं करेंगे कि बुक में क्या दिया गया है, लेकिन क्यों दिया गया है, कैसे उसको डिटेल से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो हमारे थोड़े एपिसोड लेंथी ज़रूर होंगे, लेकिन आपको कंसेप्ट है वो बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको हमारे कंसेप्ट, हमारा मेथड, हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।